ओशो एक आग है और परवाने ही उस क्षमा के पास जा सकते हैं जिनमें जलने की हिम्मत हो, और वो जलाते हैं निश्चित रूप से पुरानी कंडीशनिंग को, धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, जो भी जितना सैकड़ों या हजारों सालों से जीने का ढंग आया, ठीक उसके विपरीत। और हर समुद्र ऐसा होता है। कभी ने कहा ना, जो घर बारे आपनो आए हमारे साथ, घर बाढ़ने की जिसमें हिम्मत हो। हमने देखा उसने जब अपना काम शुरू किया तो आसान नहीं था भारत के समाज में उनको स्वीकारना, डाइजेस्ट करना, क्योंकि ओशो हर बात इतनी नवीन बोल रहे थे, इतनी नई बोल रहे थे, उस तरीके से कभी किसी ने सोचा ही नहीं। उस वक्त समाजवाद का बहुत चलन था, तो ओशो ने बोलते कि समाजवाद से सावधान। सेक्स के बारे में घर में दो लोग बात नहीं कर सकते हो तो सार्वजनिक की ओर में बोले कि वो संभोग से समाधि की ओर। जनसंख्या के बारे में किसी ने सोचा नहीं तो कहते कि जनसंख्या विस्फोट। गांधी को उस वक्त परमात्मा की तरह माना जाता था। गांधी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई, लेकिन गांधी के ऊपर भी अपने विचार। तो अब अचानक भारत के एक क्षितिज पे एक नया सितारा आया, तो पूरे देश में हलचल मच गई, हर तल पे हलचल मच गई, हर धर्म में हलचल मच गई, हर सोच में, क्योंकि उससे तो प्रोवोकिंग है वो तो, जिस भी चीज पे क्योंकि पूरा वो उथल पुथल मचा रहे थे ऐसे। असल में एक समुद्र की उपस्थिति अपने आप में चेतना में बहुत बड़ी बड़ी सुनामी ले आती है, और वो सुनामी का असर बाहर दिखाई देता है। तब सिर्फ और सिर्फ साहसी, सिर्फ और सिर्फ साधक और सच्चे साधक ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े हो पाते हैं। सचमुच में परवाने शर्मा के पास जाते हैं, और उस वक्त गए। आने को तो करोड़ों आए। जब ओशो गांधी के बोले तो गांधी के पक्ष में कितने ही गांधीवादी आ गए। मैं एक मिला 40 साल के करीब पहले या 45 साल पहले एक गांधीवादी नेता से, खादी का धोती कुर्ता और टोपी, और वो गांधी के साथ रहे हुए तो बहुत भले आदमी, बहुत अच्छा आदमी। उनने बताया कि किस तरीके से ओशो को सुनना उनको, और पूरे देश के अंदर गांधीवादी ओशो के साथ चल लिए, और पूरे देश में जीवन जागृति केंद्र खोले उन्होंने। नाम गिनाए कई उनके, लेकिन बोले कि जैसे ही ओशो, उस वक्त उनको आचार्य श्री कहते थे, बोले कि वो सेक्स पे बोले कि हम सब ने इस्तीफे दे दी। अब जैन धर्म पे बोल के जैनियों को इकट्ठा किया, फिर जैन धर्म पे कोई ऐसे चोट करेंगे कि काफ़ी लोग ओशो के साथ नहीं रह पाएंगे। तो भीड़ को इकट्ठे करने की ताकत थी, और भीड़ को तितर बितर करने की भी उनको पता था, और हर थोड़े दिन में कोई न कोई एक नया विवाद आया इस पर। और जैसे ही कोई चीज का विवाद आता, पहले तो थोड़े दिन उस विवाद को चलने ही देते, तूफान को चलने देते। अब उस वक्त हम लोग भगवा कपड़े और माला पहनते थे, सामान्यतः हमारे दाढ़ी बाल भी हुआ करते थे। अब हम तो शहर में जी रहे हैं, गांव में जी रहे हैं, परिवार में जी रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं या कार्य स्थानों पे भी जा रहे हैं, शादी ब्याह में भी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, और हर कोई हमारे को देखे। और कई बार ऐसा होता था कि कई बातों के तो हमें जवाब भी पता नहीं होता था, कि जैसे कि आश्रम के उस वक्त के कुछ काफ़ी सारे नंगे फोटो आ गए थे, और वो तो आंखों के सामने थे। पहली तो ओशो का सेक्स को लेके बदनामी थी, और फिर उसके बाद में फोटो है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या। अब इसको कैसे झूठा वो तर्क क्या करोगे, कहोगी क्या कि नहीं ये आश्रम के नहीं है फोटो, और ये आश्रम ऐसा, और हमें भी पता नहीं था कि वो क्या रहा है। तो ऐसी ऐसी अग्नि परीक्षाओं से ओशो ने उस वर्ग को गुजारा। तो सिर्फ और सिर्फ साहसी, सिर्फ और सिर्फ प्यासे, सिर्फ और सिर्फ ओशो के दीवाने ओशो के साथ रह पाए, वरना तो हर थोड़े दिन में छटते चले गए, छटते चले गए। और ओशो तेज गति से चीज़ें बदल देते। आप ओशो कहीं आपके पैरों को तो टिकने ही नहीं देते। जैसे ही लगने लगता है कि भैया इस चीज़ में ये लोग थोड़े से ठीक ठाक होने लगे हैं, उसको बिखेर के रख देंगे। कीर्तन मंडलियाँ चलने लगी, हम गांव गांव शहर शहर नाचते फिरे, रजनीश आए, आनंद लाए, वो बोलते नहीं कीर्तन मंडली नहीं ले जानी। तो ओशो खुद का इसी तरीके से था। अब धर्म के साथ कभी किसी ने नहीं देखा ऐसा व्यवहार, वो रॉल्स रॉयस में आ रहे हैं,
वो पूरे विलासिता में आ रहे हैं, और जवाब तो उन्हीं को जवाब तो वही दे पाते थे। और कई चीज़ों के ऐसी चीज़ें होने होती थी जिनका हमें तो उत्तर ही पता नहीं होता था, लेकिन ओशो को हम छोड़ भी नहीं सकते। ओशो से ऐसा कुछ लगा होता कि बस उनके बिना कुछ भी नहीं। अब आप सोचो कि सन्यास की एक धारणा है हमारे देश में, भगवान की एक धारणा है हमारे देश में, और अचानक हम सन्यासी हो गए। अब घर परिवार का, समाज में हर जगह लोगों का विचलित होना स्वाभाविक है। अब से घर संसार छोड़ देगा, काम धंधा नहीं करेगा, पत्नी बच्चों को छोड़ देगा, माँ बाप को छोड़ देगा, और पता नहीं क्या क्या। अब कितने को नीचे हम तो हमारा सन्यास ऐसा नहीं, लेकिन सुने कौन। फिर आप सोचो कि किसी समाज के कार्यक्रम में आप जा रहे हो और आप भगवा कपड़े माला पहने हुए, अब बेचारी पत्नी को या घर के दूसरे लोगों को याद शर्म आए कि ये क्या। मैं अपने परिवार में बहुत होनहार था पढ़ने में, और हमारा परिवार तो सामान्य परिवार था, तो स्वाभाविक ही मेरे माता पिता को था कि भाई चलो ये थोड़ा बड़ा ऑफिसर बनेगा। किसी भी आम परिवार को ये तो अपेक्षा होती ही है। और मेरे जो मित्र थे वो बड़े बड़े ऑफिसर बने भी, एक डॉक्टर बना, एक प्रोफेसर बना। मैं भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार था, तो अपेक्षा तो थी मेरे पिता को। और जब गांव के लोग या बुद्धिजीवी उनको कहते थे कि अरे भाई आपका छात्र बेटा तो बहुत होनहार है पढ़ने में, मैंने एम फिल किया था रोगी मेरिट में, तो मेरे पिता खुश होते थे। मेरे एमफिल होने पर भी मेरे पिता ने बाज़ार में मिठाई बांटी थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। तो कहीं कहीं पीड़ा तो होती थी यार कि दूसरों के बच्चे ऑफिसर बन गए, मेरा बच्चा भी बनता। तो कई तलों पर बहुत कीमत चुकाई है ओशो के साथ रहने की उस वर्ग ने। ओशो कहते थे कि ये वर्ग नींव बन रहा है, इस पे शिखर चढ़ेंगे। तो वो वर्ग जो बना, और नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अब आप सोचो, कल्पना करो कि भारत में अचानक ओशो आते हैं और भारत की तमाम चीज़ों के ऊपर ओशो बोलना शुरू कर देते, चोट करना शुरू कर देते, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक। और अचानक नया ही व्यक्ति आया था, तो कैसे लोगों को वो बर्दाश्त हो। अमेरिका जब ओशो गए तब तक वो विश्व प्रसिद्ध हो चुके थे, उनका नाम चल चुका था, पता चल चुका था कि वो एक विचारक की तरह, नए क्रांतिकारी थे, और काफ़ी सारे उनके शिष्य बन चुके थे विदेशों में भी, बड़े बड़े नामी गिरामी लोग। ओशो कोई नए नहीं थे अमेरिका गए तब तक, लेकिन अमेरिका में तो शायद 2.5 साल भी नहीं रहे वो, और थोड़ी टाइम तो बोले थे, लेकिन क्या सहन कर पाया अमेरिका। 125 वर्ग माइल के कम्यून को 5,000 लोग रहते थे, और इतने खूबसूरत बने हुए कम्यून को नेस्त नाबूद करने में देर नहीं लगी, और ओशो को झाड़ दे के बाहर निकालने में देर नहीं लगी। और दुनिया के 21 देशों का साहस नहीं था कि उनका प्लेन भी उतरने दे, सबके पैर कंपने लगते थे कि ये व्यक्ति यहाँ नहीं उतर जाए। उस व्यक्ति को भारत ने रखा है, और उस व्यक्ति के साथ उस वक्त लोग ओशो के साथ खड़े रहे। तो वो जो वर्ग ओशो के साथ खड़ा हुआ, क्योंकि ओशो के साथ में आपको नित नूतन रहना है, नित नूतन होना है। आप पुरानी सोच के साथ में, पुराने विचारों के साथ में, इवन ओशो के जो बनाए हुए नियम है उनके साथ भी आप नहीं रह सकते। वो कब किस चीज़ को उलट पुलट करते कुछ पता नहीं चलता। और ऐसी चीज़ें हुई है जब लोग ओशो बदलते चले गए, लेकिन ओशो पुरानी चीज़ों में ही अटके रह गए। जैसे ओशो कृष्ण के लिए कहते हैं ना कि कृष्ण को सभी ने, कृष्ण इतने विराट है कि सभी ने अपनी अपनी क्षमता और अपनी अपनी समझ के अनुसार उतना उतना, सूरदास ने बालक रूप ले लिया, काफ़ी सारे व्याख्याकारों ने उनका गीता वाला रूप ले लिया, कईयों ने उनका महाभारत वाला रूप ले लिया, कईयों ने उनका गोपियों के साथ रास करने वाला रूप ले लिया, और ओशो तो उनसे भी ज़्यादा विविधता से भरे हुए हैं, और पूरी दुनिया उनके पास आई हुई। और ओशो जब बोलते हैं, ओशो जो कहते हैं, और कोई भी उसको सुने, कोई भी विचारशील व्यक्ति, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति, कोई भी थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जो सुनता है, तो ओशो की बात को तो नकार तो नहीं सकते। लगता तो बात तो व्यक्ति सही कह रहा है, सत्य इतना उनका प्रखर होता है। लेकिन एक तरफ अकेले ओशो हैं, उनके साथ आपका संबंध है, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया है, और हजारों साल के इतिहास है, उनकी परंपराएं, उनके नियम है। तो आमूलचूल रूप से दो चीज़ों के बीच में जीना। अब लगभग हर थोड़े दिन में कोई कोई नई अपनी परीक्षा देनी पड़ रही थी, कुछ न कुछ से उससे निकलने पड़ रहे थे। कैसे ओशो के साथ रहोगे। ओशो को छोड़ के चले जाना बड़ा स्वाभाविक था, लाखों करोड़ों लोग छोड़ के चले गए,
लेकिन कुछ दीवाने उनके साथ जड़े। एक बार हम इंदौर में खजूरी बाजार से निकल रहे थे 4-5 मित्र, भगवा कपड़े, माला, दाढ़ी, बाज, ये वो, स्त्रियाँ भी पुरुष भी। एक पुलिस वाला आया और हमें बोला कि आपको थाने में बुला रहे हैं, और थानेदार साहब ने हम सबको थाने में बैठा दिया कि बोले कि तुम ये भगवा कपड़े और माला और पहन के और हमारे ये धर्म के प्रतीक है और तुम ये पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। तो ऐसी तो एक है, पर ऐसी कितनी ही घटना है, कितना ही कुछ हुआ। तो ओशो के साथ जो वो वर्ग उस वक्त चला, वो बहुत मूल्यवान वर्ग है। वो लोग तपे हैं आग में। ओशो ने काफ़ी उस वर्ग को आग से गुजारा, काफ़ी कचरा उनने जलाया। और ओशो ने सिवाय इसके कि प्रत्येक व्यक्ति आत्म रूपांतरण के लिए अपना सब कुछ लगाए, किसी में हमारा समय खराब नहीं होने दिया कभी भी। हमें फोकट की किसी भी उलझनों में हमें उनने नहीं जाने दिया। इवन वो तो ये भी कहते थे कि जो विरोध करते करने दो, उसमें तुम्हारा, उनको जवाब देने में तुम्हारा समय खराब मत करो। तो आज ओशो को शरीर से गए 32 साल हो गए। अब धीरे 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 ओशो समाज में समाहित होने लग गए। अब नई चीज़ें, नए नए अग्नि परीक्षाएं लेने वाला समय नहीं बचा। अब आज ओशो के नाम से नए वर्ग जुड़ गए हैं। उनने वैसी कोई अग्नि परीक्षा दी नहीं है, उस तरीके की आग से वो गुजरे नहीं। ठीक तो ये है कि आज ओशो के साथ खड़ा होना भी एक थोड़ा सा सम्मान का प्रतीक होगा। बुद्धिजीवी बन जाते हैं तो नए सोच वाले बन जाते हैं। तो अब वो चीज़ें वैसी नहीं रही। अब फिर भी ओशो तो निश्चित रूप से उनका संदेश काम करता रहेगा, लेकिन वो चीज़ों के लिए अब वो दौर तो नहीं रहा, वो वर्ग, वो समय नहीं रहा। उस वक्त जो उस आग से जो लोग निकले और उन लोगों ने जो चुनौतियों का सामना किया, वो सचमुच में परवाने थे, जो ओशो की आग में जलने को तैयार थे। हर कीमत, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, देश के स्तर पे, विदेश के स्तर पे, और जो भी आपके पुरातन सोच है उसके ठीक विपरीत एक नया मनुष्य। किसने सोचा था कभी? जोरबाती बुद्धा। ओशो तो ऐसे ऐसे नए कम्यून की तरह लोगों का जीवन, ओशो जो चीज़ें लेके, शादी जैसी परंपरा जो आज भी पूरी दुनिया में लगभग मानी है सामाजिक तौर पे, वो तो सामाजिक एक अप्राकृतिक संस्था है। कितनी चीज़ों पर ओशो नई दृष्टि दे रहे थे। आसान है ओशो के साथ खड़ा होना। तो ओशो के लिए नित नूतन होना, हमेशा ना ताज़ा होना, हमेशा ना आज की स्थिति परिस्थिति के अनुसार उसको बनाए रखना, ये बहुत बड़ी चुनौती है ओशो के लोगों के लिए। अब आज पुरानी बातों को लेके आ जाओ कि कोई तो उनको भगवान सी कह रहा है, कोई उनकी मालाएं पहन रहा है, कोई जबले पहन के इधर से उधर दौड़ रहा है, कोई लेगेसी कर रहा है। और अब ये चीज़ें तो ओशो के साथ जुड़ती है। कोई राजनीतिक पार्टियां भी आ गई और अब राष्ट्रगान भी कर रहे हो ओशो के जबले पहन के। और कहाँ ले जा रहे हैं ओशो को ये सब चीज़ें करके? इससे ओशो के काम में कहाँ मदद मिलेगी या स्वरूपांतरण में कहाँ मदद मिलेगी? उससे कोई, और ठीक ओशो ने कभी कुछ नहीं करवाया अपने आसपास, वही सबब होने लग गया। तो आई थिंक कि आज उस वर्ग को थोड़ा तो अजीब लगता है जब इतना बचकानापन, इतनी नौटंकी, इतना उथलापन, इतनी जगह हंसाई देखते हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हो? 100 लोग खड़े होकर झंडा ऊंचा रहे हमारा करने लग जाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और हर कोई अपने अर्थ दे रहा है, हर कोई अपनी तरीके से चीज़ों को व्याख्यायित कर रहा है, और हर कोई किसी को भी किसी और धकेल रहा है। ये ओशो के पास नहीं होता है। ओशो एक विचारशील लोगों की बात है, अत्यंत उत्कृष्ट बौद्धिकता की बात है। ओशो कहते हैं ना, यूज योर इंटेलिजेंस।
हर स्थिति परिस्थिति में हमने अपनी समझ का उपयोग करना है, जो ओशो हमें दे के गए। ओशो ने कहा मैं तुम्हारी प्रतिभा में धार दे रहा हूँ, उस धार का उपयोग करने की जरूरत है। इन उथली बेकार की और बचकानी चीज़ों में मत डालो ओशो को, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। इन सब से बाहर निकालने के लिए ओशो ने जीवन भर अथक प्रयास किया। उसी कीचड़ में फिर उन चीज़ों को, ओशो के नाम को डालना अच्छा नहीं लगता। बंद करो ये शिविर, बंद करो ये ऊर्जा दर्शन, बंद करो ये हाथ हिलाना, बंद करो ये कुर्सियों पे बैठ बैठ कर नौटंकी करना, बंद करो ओशो की नकल करना। शर्म करो यार, शर्म करो, क्या कर रहे हो तुम? और क्या मिल रहा है तुम्हें? पैसा थोड़ा सा, लड़कियां थोड़ी सी, या पूजाना। इसके लिए ओशो जैसे महामनीषी और समृद्ध को बेचना, दाव पे लगा देना शोभा देता है क्या? इतनी नीचे की आत्माओं हो तुम, अपने गुरु को बेच रहे हो, जुदास बन रहे हो। मत बनो जुदास यार, मत बनो, मत बनो। ओशो के शिष्य बन जाओ, ये बड़ी बात है। ओशो जैसा बनने की कोशिश मत करो, ये मूर्ता है, महामूर्ता है। तुम भी अपना जीवन बिगाड़ रहे हो, नष्ट कर रहे हो, और तुम्हारे साथ जो लोग आ रहे हैं उन लोगों का भी जीवन नष्ट कर रहे हो। मत करो ये खूनी काम है, मत करो प्लीज़।